नमस्कार। आज हम राजीव दीक्षित से जुड़ी जो जानकारी है उस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हाँ, वो एक मतलब जाने-माने कार्यकर्ता थे, वक्ता भी थे और स्वदेशी के बड़े समर्थक। बिल्कुल। और उनका जीवन और मृत्यु दोनों ही काफी कह सकते हैं कि चर्चित रहे, विवादास्पद भी। हाँ, सही कहा। हमारे पास जो स्रोत है उनमें उनकी जीवनी है, उनके आंदोलन, उन पर जो आलोचनाएं हुई। और हाँ, उनकी मृत्यु की जो रहस्यमयी परिस्थितियां हैं वो सब जानकारी है। तो आज कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों के आधार पर उनके काम को, उनके विचारों को और जो सवाल उनकी मृत्यु से जुड़े हैं उन्हें समझें। हाँ, खासकर उन बड़ी कंपनियों के संदर्भ में जिनकी वो खुलकर आलोचना करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजीव दीक्षित, पहले थोड़ा उनका परिचय हो जाए। देखिए, उनकी पहचान तो मुख्य रूप से एक कार्यकर्ता की है। गांधीवादी अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, स्वदेशी, इन सब के वो प्रबल समर्थक थे। और उन्होंने आंदोलन भी चलाए, जैसे आज़ादी बचाओ आंदोलन, शायद 1992 के आसपास। हाँ, बिल्कुल। वो मुख्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ था। फिर बाद में शायद 2004 से 2010 के बीच वो बाबा रामदेव के साथ जुड़े। भारत स्वाभिमान आंदोलन से। हाँ, उसी से। और उसके तहत फिर आयुर्वेद, योग, स्वदेशी का प्रचार किया। उनके संदेशों में क्या खास बात थी? मतलब जो स्रोत हमारे पास हैं उनमें कुछ चीजें बार बार आती हैं। बिल्कुल, जैसे विदेशी कंपनियों द्वारा आर्थिक शोषण का आरोप, पश्चिमी फार्मा कंपनियों पर षड्यंत्र का आरोप। और भारतीय इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात भी। हाँ, ये भी। ऐसा लगता है कि बाहरी या विदेशी प्रभाव का विरोध उनके विचारों का एक तरह से केंद्र बिंदु था। लेकिन इन विचारों के साथ साथ उन पर कुछ गंभीर आरोप भी लगे, स्यूडो साइंस फैलाने के। हाँ, ये एक बड़ा आरोप है। जैसे उनके कुछ दावे थे कि कोलगेट टूथपेस्ट से ब्रेन डैमेज हो सकता है। अच्छा। और वो पेप्सिकोक वाला भी। हाँ हाँ। हाँ, कि वो टॉयलेट क्लीनर जैसे हैं। अब ये दावे वैज्ञानिक तौर पर तो काफी विवादित रहे। जाहिर है। और सुनने में ये भी आया कि उनकी अपनी शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल उठे थे। हाँ, स्रोतों में इसका जिक्र है। वो दावा करते थे कि फ्रांस से पीएचडी की हैं, सीएसआईआर के साथ काम किया है। लेकिन इस पर संदेह जताया गया। हाँ, कुछ तर्कवादियों ने और उनके कुछ पुराने सहयोगियों ने भी इन दावों पर सवाल उठाए। तो ये चीज उनके व्यक्तित्व को और थोड़ा जटिल बना देती है। बिल्कुल। और इन विवादों से भी शायद ज्यादा रहस्य उनकी मृत्यु के आसपास है। निश्चित रूप से। आधिकारिक तौर पर तो यही कहा गया कि 30 नवंबर 2010 को भिलाई, छत्तीसगढ़ में कार्डियक अरेस्ट से उनकी मृत्यु हुई। वो उस समय किसी लेक्चर टूर पर थे शायद। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो परिस्थितियां बताई जाती हैं वो थोड़ी सीधी नहीं लगती। जैसे कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ। हाँ, और फिर हरिद्वार में कथित तौर पर परिवार की पूरी सहमति के बिना जल्दबाजी में दाह संस्कार कर दिया गया। और शरीर पर नीलापन देखे जाने की बात भी कुछ लोग कहते हैं। हाँ। जिससे जहर का शक हुआ। सही कहा। बाबा रामदेव की उपस्थिति और उनकी भूमिका पर भी कुछ सवाल उठे। ये सब मिलकर मामले को काफी रहस्यमयी बना देता है। तो मतलब उनके समर्थक और शायद परिवार के कुछ लोग भी इसे स्वाभाविक मौत नहीं मानते। और इसीलिए कई षड्यंत्र के सिद्धांत भी सामने आते हैं कि शायद कॉर्पोरेट हितों से टकराव की वजह से हुआ हो, या फार्मा लॉबी का हाथ हो। ये भी एक थ्योरी है। या फिर संगठन के अंदर ही कोई मतभेद रहे हों। ये सब बातें कही जाती हैं। और जहां तक जांच की बात है, 2019 में पीएमओ ने मामला फिर से खोलने को कहा था। हाँ, दुर्ग पुलिस को निर्देश दिए गए थे। लेकिन देखिए, 2024 तक भी किसी गड़बड़ी की पुष्टि या किसी पर आरोप तय होने की कोई सार्वजनिक जानकारी तो नहीं आई है। मामला अब भी एक तरह से अनसुलझाई है। जब हम कॉर्पोरेट हितों की बात कर रहे हैं तो कौन सी कंपनियां थीं जिनके वो खास तौर पे निशाने पे थे? अरे, लिस्ट तो काफी लंबी है। जैसे पेय पदार्थों में कोका कोला, पेप्सी, उन पर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने और भूजल शोषण के आरोप थे। और एफएमसीजी में, मतलब रोजमर्रा के सामान वाली कंपनियां। हाँ, उनमें कोलगेट, पामोलिव, यूनिलीवर, नेस्ले, मैगी को तो उन्होंने रासायनिक जहर तक कह दिया था। बाप रे। और फार्मा कंपनियां? फाइजर, जीएसके जैसी बड़ी एमएनसीज पर आरोप लगाया कि वो आयुर्वेद जैसी पारंपरिक चिकित्सा को दबा रही हैं। ये सिर्फ कंपनियों तक ही सीमित नहीं था, है ना? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर भी आरोप थे। बिल्कुल। विश्व बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, इनको वो नव उपनिवेशिक ताकतें मानते थे। कहते थे कि ये भारत को आर्थिक गुलाम बना रही हैं। डब्ल्यूएचओ और आईसीएमआर पर भी फार्मा लॉबी के प्रभाव में काम करने का आरोप लगाया। तो उनका विरोध काफी फैला हुआ था। हाँ, बहुत व्यापक था। तो इतने मुखर विरोध और दूसरी तरफ इतने बड़े समर्थन के बीच उनकी विरासत को कैसे देखा जाए?
उनका प्रभाव क्या रहा? देखिए, प्रभाव तो काफी रहा है, इसमें कोई शक नहीं। खासकर स्वदेशी की भावना जगाने में और एमएनसीज के बहिष्कार को प्रेरित करने में। और पतंजलि और आयुर्वेद की जो आज लोकप्रियता है, उसमें भी उनका योगदान माना जाता है। हाँ, बिल्कुल माना जाता है। उनके भाषण आज भी आप देखिए यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर लाखों लोग देखते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन जैसा हमने बात की, छवि बहुत विभाजित है। एक तरफ समर्थक हैं जो उन्हें नायक मानते हैं, स्वदेशी का प्रतीक। और दूसरी तरफ आलोचक है जो उन्हें अवैज्ञानिक दावों को बढ़ावा देने वाला मानते हैं। सूडो साइंस प्रमोटर कहते हैं। सही। तो वो वाकई एक जटिल और प्रभावशाली शख्सियत थे। मुद्दे उठाए उन्होंने, स्वदेशी, आर्थिक संप्रभुता जैसे। हाँ, महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, लेकिन उनके तरीके, उनके दावे, उन पर गंभीर सवाल भी उठे। और उनके मृत्यु का जो अनसुलझा रहस्य है, वो इस पूरी तस्वीर को और भी जटिल बना देता है। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है कि राजीव दीक्षित जैसे व्यक्तित्व और उनसे जुड़ी इतनी अलग अलग, कभी-कभी एकदम विपरीत जानकारी को देखते हुए हम आम लोग सूचना का मूल्यांकन कैसे करें? खासकर आज के डिजिटल युग में, जहां सच, विश्वास, एजेंडा सब कुछ इतना घुल-मिल गया है। ये वाकई एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है। उनकी जो डिजिटल विरासत है, वो हमें लगातार ये चुनौती देती है कि हम सुनी सुनाई बातों, फॉरवर्डेड मैसेजेस और जो पुख्ता सबूत हैं, उनके बीच सावधानी से फर्क करना सीखें। ये जरूरी है।